लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाएं। देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाएं। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाएं। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी सदस्यों का हमारे आज के इस अनोखे कार्यक्रम में। स्टडी विद वीआई की पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज की वक्ताओं का, और स्वागत करना चाहूंगी उन सभी सदस्यों का जो आज हमारे साथ यूट्यूब या फिर किसी अन्य माध्यम से जुड़े हैं। हमारा आज का कार्यक्रम विचारशीलता और समर्पण का परिचय कराएगा। हम यहाँ साथ मिलकर एक दूसरे के साथ गहराई से सोचेंगे और ज्ञान को साझा करेंगे। हम यह तो जानते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु जब हम गणतंत्र शब्द को सुनते हैं, क्या हम जानते हैं कि गणतंत्र का अर्थ क्या है? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं कि क्या है गणतंत्र का अर्थ। लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और अमर बलिदान ज्ञान को अपने आंचल में छुपाए। तीन रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है। तीन रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतवासी के दिल का यही तो एक स्वाभिमान है, यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, हिंद की यही तो जान है। तीन रंग में रंगा प्यारा हिंदुस्तान है, तीन रंगों में रंगा प्यारा हिंदुस्तान है। सभी देशवासियों को हमारे और हमारी पूरी स्टडी विद वीआई की टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, परंतु हम में से कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गणतंत्र का महत्व और गणतंत्र का असली अर्थ नहीं पता होता है। तो आइए जानते हैं गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। गणतंत्र यानी कि गणराज्य, ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है लोगों की रियासत या फिर लोगों का देश। गण यानी कि लोग और राज्य यानी कि रियासत या देश। गणतंत्र, जिसे कि अंग्रेजी में रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, ये एक लैटिन शब्द है जो कि ग्रीस से लिया गया है। ग्रीक अपने आप को रिपब्लिक्स कहते थे और रिपब्लिक का मतलब होता है लोगों की पावर। इसमें देश का मुखिया लोगों में से ही कोई एक चुनकर आता है और वे देश का प्रतिनिधित्व करता है। रिपब्लिक ये अपने आप में एंटी मोनार्किकल कहलाता है। एंटी मोनार्किकल यानी कि यहाँ पे राजा या रानी का राज नहीं चलता। यहाँ पर जो मुखिया की पोजीशन होती है, जिसे हम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कहते हैं, वे किसी की बेटी या बेटा नहीं होता, लेकिन वह आम जनता में से चुन कर आता है। वे प्रत्यक्ष चुनाव से भी आ सकता है या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव से भी आ सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण हम अमेरिकन कंट्रीज में देखते हैं, जहाँ अमेरिका में प्रेसिडेंट की चुनाव होते हैं। हालांकि वहाँ पर भी बाद में इलेक्टोरल कॉलेज बैठती है और एक राष्ट्रपति को चुनती है। और भारत में प्रेसिडेंट के चुनावों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बिठाई जाती हैं। यहाँ पर संविधान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रिपब्लिकन कंट्रीज में एक
मुखिया होता है जिसके आसपास पूरी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और रिपब्लिक को अगर हम और भी एक्सपांड करके देखें तो कहीं ना कहीं उसमें लोकतंत्र की भी बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जाता है जैसे कि ग्रीस में होता था कि डिसीजन जब लिया जाए तब लोगों के बारे में सोचकर लोग उसमें इन्वॉल्व हो, लोग अपने विचार दे पाए और फिर एक कानून बने। और यहाँ पर मेजॉरिटी की नहीं चलती लेकिन कानून की चलती है। ऐसा ही रिपब्लिक हमें इंडिया में भी देखने मिलता है, क्योंकि इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर डिस्कस करते हैं। वहाँ पे लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, कानून वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और राष्ट्रपति उन पे हस्ताक्षर करके अपने संवैधानिक अधिकार का यूज करते हैं और फिर एक लॉ बनती है। इसे ही हम आम भाषा में रिपब्लिक यानी कि गणराज्य कहते हैं। आशा है कि हमारी ऑडियंस को गणतंत्र का अर्थ मालूम हुआ होगा। कितना खूबसूरत है गणतंत्र का अर्थ। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि हैं। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के कोने कोने में गणतंत्र दिवस को बड़ी ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन कई बार आप सबके मन में ये सवाल आया होगा कि गणतंत्र दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? यदि आपके मन में भी ये सवाल आया है तो चलिए जानते हैं आपके सवाल का जवाब हमारी आज के वक्ताओं से। धन्यवाद मैम। 3 रंग से रंगा तिरंगा यही है शान हमारी। 3 रंग से रंगा तिरंगा ये है शान हमारी। एक देश और एक भाव यही है पहचान हमारी। पोंगल, बसंत, दिवाली और होली जैसे त्योहार हैं जहाँ, दिवाली और होली जैसे त्योहार हैं जहाँ, परंतु उससे भी पहले आदर और सत्कार की संस्कृति महान है यहाँ। तो समस्त देशवासियों को मैं नीतू गर्ग गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जानकारी देना चाहूंगी कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश ब्रिटिश चंगुल से आजाद हुआ था। देश आजाद तो हुआ परंतु उसके पास अपना कोई संविधान नहीं था और देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आवश्यकता थी नियम और कानून की। इसके लिए 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ, उस संविधान लागू किया गया। तो 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इसके लिए हमें जानना होगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो विपक्ष की सरकार के नेता थे उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि हमारा देश सन 1947 में आजाद तो हुआ परंतु उस समय भी हम पर फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था। अगर पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें तो सबसे बाद में पुर्तगाली 1961 में गोवा को आजाद करके गए थे। उस समय विपक्ष के नेता ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आ जाती है तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। इसी वजह से भारतीय उन्हीं की सरकार के समर्थन में थे और जब उनकी सरकार आई तो वे भारतीयों को स्वतंत्र करने के समर्थन में आ भी गए थे। इसके लिए उन्होंने सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस कैबिनेट मिशन में 3 लीडर क्रिप, एलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। इसकी लीडरशिप लॉरेंस कर रहे थे। इन्होंने भारतीयों को कहा, सुझाव दिया कि आप एक अपनी अंतरिम सरकार बनाइए और 5 सालों तक सीखिए कि शासन कैसे किया जाता है। साथ साथ आप एक
संविधान बनाइए, कानून बनाइए, और जिस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हो जाएगा उस तब तक हम आपकी देखरेख करेंगे, और जब आपका संविधान बन जाएगा हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसके लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। इसके लिए चुनकर आए 389 अर्थात 389 सदस्य, जिनके द्वारा संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। परंतु जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो जो लोग इसमें पाकिस्तान से आए थे वे वापस चले गए और यहाँ पर रह गए 299 अर्थात 299 सदस्य। इन्हीं सदस्यों के द्वारा संविधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बनकर संविधान तैयार हुआ। आपको यहाँ बता दें कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन था 26 नवंबर, और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस तरह अब जब संविधान बनकर तैयार हुआ, इसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व होता है कि हमारा संविधान 13 किलो का लिखित सबसे बड़ा संविधान है। जब ये संविधान बनकर 26 नवंबर को लागू हुआ तो परंतु इसको लागू करने की बात आई तब थोड़ी डिस्कशन हुआ कि आज हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा और पीछे, सन 1929 अर्थात 1929 में, जिस समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। दिसंबर महीने में वर्ष का अंतिम सत्र चल रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अनाउंस किया कि हम अब भारतीय तिरंगे को लहरा देंगे, अब हम अंग्रेजों से नहीं डरेंगे और हम कह देंगे कि हम स्वतंत्र हैं। तो परंतु जब तिरंगा लहराना था तो इसके लिए कोई एक दिन निश्चित करना आवश्यक था, इसलिए दिसंबर का महीना चल रहा था और ये निश्चित किया गया कि अगले मंथ अर्थात जनवरी में जो भी अंतिम रविवार होगा उसको हम भारतीय तिरंगा लहरा देंगे। अंतिम रविवार था 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ही भारतीय तिरंगे को लहरा दिया गया और घोषणा कर दी गई कि आज से हर वर्ष 26 जनवरी को भारतीय तिरंगा लहराया जाएगा। तो इसके लिए इस वजह से सन 1930 से हमेशा भारतीय तिरंगा लहराया जाता था। अब जब 26 नवंबर को भी भारतीय तिरंगा लहराया जाता था तो इतने वर्षों से ये चीज चलती आ रही थी तो इसको तो छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए अगर स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को, अब अगर उस दिन संविधान लागू करते तो उस 26 जनवरी की महत्ता कम होती। इसलिए निर्णय लिया गया कि हम 2 महीने की तो बात है, 2 महीने इंतजार करते हैं और 26 जनवरी को भारतीय तिरंगा लहरा देंगे। तो यही सारी प्रक्रिया हुई। और यहाँ आपको बता दें कि जब संविधान पर फाइनल हस्ताक्षर हुए 24 जनवरी को, उस समय 284 सदस्य संविधान की 284 सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर हैं और संविधान को बनाने के लिए अध्यक्षता कर रहे थे। संविधान को बनाने के लिए जो मुख्य समिति थी, प्रारूप समिति, उसके लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। इस तरह 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया और इस दिन तिरंगे को लहराया गया ताकि इस दिन की महत्ता बनी रहे। यहाँ जो 5 वर्षों से अंतरिम सरकार चली आ रही थी, इसके 5 वर्षों तक सरकार ने शासन किया और हमारे प्यारे भारत देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति प्राप्त हुए। तो यही थी कहानी गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद मैम, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया और उम्मीद है कि हमारी जनता को भी इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। हम सब ने यह तो जान लिया कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग स्वतंत्र
और गणतंत्र इन दो शब्दों में आज भी भ्रमित रहते हैं। क्या आप भी इस उलझन का शिकार हैं? यदि आपने इसको जानता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं कि क्या फर्क है स्वतंत्र और गणतंत्र और कैसे मनाए जाते हैं ये दो राष्ट्रीय पर्व। हम उस देश के वासी हैं जहाँ तोहफों में बेटियों को तहजीब और बेटों को सरफरोशी दी जाती है। बेटियों को तहजीब और बेटों को सरफरोशी दी जाती है। हम उस वतन के वासी हैं जहाँ हर वतनी को इज्जत दी जाती है, जहाँ हर वतनी को इज्जत दी जाती है। जैसे कि हमने जाना कि हमारा प्यारा सा गणतंत्र दिवस हर वर्ष हम 26 जनवरी को मनाते हैं और इस दिन हमारी संविधान को लागू किया गया था। इसी के साथ जब हमें आज़ादी मिली तो वह दिन था 15 अगस्त। तो उसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। लेकिन क्या यही बस डिफरेंस है इन दोनों में? और कुछ और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी तो हो सकते हैं। तो नीतू मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या क्योंकि दोनों ही दिन तिरंगा लहराया जाता है, तो क्या दोनों ही दिन सेम तरीकों से तिरंगा लहराया जाता है, सेम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या फिर दोनों में कुछ फर्क है? जी बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूंगी कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन दोनों ही दिनों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाता है। परंतु 15 अगस्त जबकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इस दिन जो भारतीय तिरंगा लहराया जाता है, भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हैं। क्योंकि इस दिन हम ब्रिटिश झंडे को उतारकर और भारतीय तिरंगे को ऊपर चढ़ाया गया था, इसलिए इस दिन झंडे को पोल पर नीचे की तरफ बांधा जाता है और उसे धागे से खींचकर ऊपर ले जाकर वहीं पर फहरा दिया जाता है। और इसी दिन लाल किले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं। जगह जगहों पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और मिठाइयां बांटकर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस की खुशी को मनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की, तो इस दिन अमर जवान ज्योति पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माँ भारती के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ से तिरंगा झंडा लहराया जाता है। इस दिन झंडे को पोल पर ऊपर ही बांधा जाता है और उसे वहीं पर लहराकर, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के प्रति आदर व्यक्त किया जाता है। अगर हम संबोधन की बात करें तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 25 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा ही देश को संबोधित किया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा मिलिट्री को सलामी दी जाती है और अन्य देशों के देश प्रमुखों को मुख्य अतिथियों के रूप में भी बुलाया जाता है। अगर बात करें पुरस्कारों की, तो इस दिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा के अतिरिक्त देश के वीर बालकों को भी पुरस्कृत किया जाता है। मुख्य रूप से मिलिट्री परेड में जल, थल और वायु तीनों सेनाएं भाग लेती हैं और वे तोपों, युद्ध टैंकों और मिसाइलों आदि का शक्ति प्रदर्शन करती हैं। स्कूल, कॉलेजों, प्राइवेट संस्थानों, सरकारी संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनाकर मिठाइयां बांटी जाती हैं और संविधान के प्रति आदर व्यक्त किया जाता है। तो यही थी। और बात करें अगर समानता की, तो ये दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं और दोनों को ही राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। तो मैं इसी के साथ कुछ पंक्तियों के साथ भारतीय तिरंगे को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आओ वतन की माटी को माथे से लगाकर
वतन वतन की माटी को माथे से लगाकर देशभक्तों के चरणों में शीश झुकाएं। देश के संविधान निर्माताओं को याद करते हुए गणतंत्र का पर्व मनाकर आओ हम सब मिलकर देश के संविधान निर्माताओं को याद करके गणतंत्र दिवस का पर्व मनाकर आओ हम सब संविधान के प्रति आदर जताएं। धन्यवाद मैम। हमने ये जाना कि किस तरह से हम हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर। मिली है जब आजादी तो इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से बचाकर। मुझे उम्मीद है हमारी जनता को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की महत्वता का पता चला होगा। चलिए अब हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना एक मधुमेह गीत हो जाए। चलिए सुनते हैं कादिशी की प्यारी सी आवाज में एक मधुमेह गीत। थैंक यू। आई एम एकादशी मंडल और आज मैं एक गाना गाने जा रही हूँ, ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में,
वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर भीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवानी, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पुरवानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत ही सुंदर था और बहुत प्यारा था ये गीत। इस दिन को हर भारतवासी पूरे उत्साह के साथ और सम्मान के साथ मनाता है। राष्ट्र पर्व होने के साथ ही किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। इसे हर व्यक्ति बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाता है। यह हमने जाना, मैम ने बताया कि कैसे स्कूल, कॉलेज में, विद्यालयों में गणतंत्र दिवस कितने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह हमने कितनी बार सुना है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक व गणराज्य देश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चर्चा की शुरुआत में हमें यह बताया गया था कि गणराज्य का क्या, गणतंत्र का क्या अर्थ है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि लोकतंत्र और गणतंत्र ये दो शब्द एक जैसे हैं। मतलब गण का अर्थ भी जनता समझते हैं हम, और लोकतंत्र में लोक का अर्थ भी हम मतलब लोगों से समझते हैं। तो लोकतंत्र और गणतंत्र मतलब जनता का शासन, हम यही समझते हैं। मतलब मैं तो यही समझती हूँ। उम्मीद है मतलब आप में से बहुत से लोग यही समझते होंगे। तो क्या इन दो
लोकतंत्र और गणतंत्र हम बोलते हैं, इन दो में कोई फर्क है? यदि है तो आइए जानते हैं इन दो में क्या फर्क है। जी बिल्कुल मैम, इन दोनों में फर्क है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों का ही अर्थ लोगों से शुरू होता है और ये दोनों ही शासन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, आसपास घूमती है, लेकिन इनमें कुछ फर्क है। जैसे कि हमने गणतंत्र का अर्थ जाना, गणतंत्र में एक मुखिया होता है, देश का मुखिया, जो कि इलेक्टेड होता है, चुनाव के दौरान हमें मिलता है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि हमारे जितने भी शासक होंगे उन्हें भी हम चुनाव करके लोकसभा और राज्यसभा में बिठाते हैं। लोकतंत्र जो होता है वो पीपल सेंट्रिक होता है, यानी कि लोगों के इर्द गिर्द लोगों की सामान्य इच्छाओं को पूरा करने में जुटा रहता है। वही अगर हम गणराज्य की बात करें तो गणराज्य में हम में से आम जनता में से कोई भी एक भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देश को, यानी कि गणराज्य के कॉन्सेप्ट में एक देश को सामान्य व्यक्ति ना मानकर किसी एक सामान्य व्यक्ति की इच्छा को ना मानकर सार्वजनिक मान्यता दी जाती है। यहाँ पर जो भी डिसीजंस होंगे वो एक सामान्य रूप से होंगे। लोकतंत्र में क्या होता है, माइनॉरिटी जो होते हैं वो दब जाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी की चलती है। एक छोटा सा उदाहरण देख के हम समझते हैं, यदि कोई कानून बनाना है तो जब कानून बनता है, हमने कई बार देखा होगा न्यूज़ में कि वोटिंग होती है कि कौन किस कानून को कितना सपोर्ट करता है। तो लोकतांत्रिक देश में अगर कोई कानून ऐसा बन रहा है जिसमें माइनॉरिटी का फायदा है तो मेजॉरिटी कभी भी उसे बनने नहीं देती। मेजॉरिटी वोट करके उस कानून को पीछे ले सकती है, लेकिन गणराज्य में यह नहीं होता। गणराज्य में कानून यानी कि संविधान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लोकतंत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि लोग किसी भी व्यक्ति को आंसरेबल नहीं होते। हालांकि लोकतंत्र तो यही कहता है कि ये लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलने वाली सरकार है, परंतु यहाँ पर जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो मेजॉरिटी को ध्यान में रखा जाता है। वही गणराज्य में ऐसा नहीं होता। गणराज्य में क्योंकि संविधान सर्वश्रेष्ठ है तो यहाँ पर संविधान से हम आंसरेबल होते हैं। जैसे कि हमारी जो न्यायपालिका है वे किसी भी कानून को वापस लेने के लिए बोल सकती है यदि कोई भी कानून संविधान के अंदर नहीं आता हो। यह इसीलिए होता है क्योंकि हम एक गणराज्य देश है और न्यायपालिका को उतनी आज़ादी दी गई है कि वे किसी भी कानून को खारिज करने के लिए कह सकती है यदि वे संविधान के नियमों में ना बैठे। कई देश ऐसे होते हैं जो केवल गणराज्य होते हैं, कुछ देश केवल लोकतांत्रिक होते हैं, कुछ देश लोकतांत्रिक गणराज्य होते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमारा संविधान भी सबसे बड़ा है। गणराज्य, जैसे कि हमने देखा था, गणराज्य का अर्थ जानते समय कि गणराज्य कहता है कि डिस्कशन हो, कोई भी रूल्स बने तो वे लोगों को सोच के समझ के बनाए जाए। तो गणराज्य में ही अपने आप में लोकतंत्र की कंसेप्ट आती है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक होते हैं तभी तो हम आम जनता के डिसीजंस को और आम जनता की बातों को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग विचार ले सकते हैं। दो उदाहरण देना चाहूंगी। अभी रिसेंटली एक कानून बनाने की बात हो रही थी जिसमें कि हेवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स यदि किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा एवं कुछ फाइन लगेगी, मॉनिटरी फाइन। और हमारी जनता जनार्दन इस बात से खुश नहीं थी
तो कई आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें हुई और सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा। इससे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र की धरोहर कितनी मजबूत है। यदि हम गणराज्य की बात करें तो जब कोई भी कानून बनता है और जब तक कि हमारी राष्ट्र के मुखिया उस पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक कि वे कानून नहीं बन सकता। भले ही वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो, आम जनता उससे खुश हो, लेकिन जब तक कि उसे संवैधानिक अधिकार यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना मिले तब तक वो कानून नहीं कहलाता। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो आम जनता की विरोध में हो या संविधान कानून के खिलाफ हो, ऐसी कोई भी चीज गणराज्य में नहीं बनाई जा सकती। जो देश गणराज्य नहीं होते, केवल लोकतांत्रिक होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे लोगों की शासन होती है, लेकिन यहाँ पे गणराज्य नहीं होता, तो लोग मेजॉरिटी में जो भी डिसीजन आता है वो डिसीजन मानते हैं। मेजॉरिटी में जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून माने जाते हैं। वहाँ पे कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, वहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जो मेजॉरिटी ने माना वो ही पूरी देश को मानना पड़ता है। यहाँ पे माइनॉरिटीज के राइट्स का वायलेशन होता है। लेकिन जब देश गणराज्य होता है वहाँ पर वैसा नहीं होता। हमारा संविधान माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। हमारा गणराज्य होने का यही प्रतीक है कि हम हर व्यक्ति के अधिकारों की इज्जत करते हैं और हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स देते हैं। कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ जो केवल गणराज्य होते हैं, लोकतंत्र नहीं होते। अब यहाँ पे गणराज्य का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर क्या होगा, भले ही वो लोगों में से चुना जाता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वहाँ पे लोगों का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि लोगों को ओपन डिस्कशंस की आज़ादी ही नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं सोवियत यूनियन और चाइना जैसे कंट्रीज जो कम्युनलिज्म को फॉलो करते हैं, ये कंट्रीज रिपब्लिक है, गणराज्य है। यहाँ पे मुखिया चुनावों से आते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का कोई खास अधिकार नहीं। यहाँ पे लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का, वे किसी को आंसरेबल नहीं होते, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कुछ ऐसे भी कंट्रीज होते हैं जहाँ पे रिपब्लिक का मिसयूज होते हमने देखा है। अगर हम पास्ट में जाए तो हिटलर, मुसोलिनी जैसे लीडर्स को हमने देखा है कि कैसे कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की बात आ जाती है। रिपब्लिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है, यदि इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसके अनेक फायदे हैं। माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं होता। हर इंसान, हर व्यक्ति यहाँ पर बराबर होता है, हर किसी को सामान्य अधिकार होते हैं। लेकिन गणराज्य, जैसे कि हमने देखा हिटलर और मुसोलिनी के देश में, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वे केवल गणराज्य है, तो कैसे हार्मफुल हो सकता है कि ना केवल अपने देश के लिए लेकिन अपने आसपास के देशों के लिए भी। आजकल गणराज्य की एक और कंसेप्ट हमें दिखने मिलती है जिसे हम सेना का राज कहते हैं, जो कि हमें पाकिस्तान में भी देखने मिलती है। तो ऐसे भी गणराज्य के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और यही कुछ डिफरेंसेस है लोकतंत्र और गणराज्य को। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सेजल संविधान और हमारे देश के सभी वीर सपूतों को नमन करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी। विश्व का सबसे बड़ा संविधान का किताब हमने पाया है, विश्व के सबसे बड़े संविधान का किताब हमने पाया है। पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है। इसमें बताए नियमों को अपनाकर थाम एक दूसरे का हाथ, आगे आगे कदम हम बढ़ाएं। इसमें बताए नियमों को अपनाकर थाम एक दूसरे का हाथ, आगे आगे कदम हम बढ़ाएं। धन्यवाद मैम।
मतलब मैं इतनी कंफ्यूज रहती थी कि लोकतंत्र और गणतंत्र ये एक ही शब्द, एक ही मतलब शब्द के पर्यायवाची हैं, पर आपने बताया कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या फर्क है। मैंने सुना था कि लोकतांत्रिक देश होते हैं और गणराज्य नहीं, परंतु ये तो पहली बार सुन रही हूँ कि गणराज्य होते हैं और लोकतांत्रिक नहीं। आज इतने शुभ अवसर पर हम सभी ने जाना कि गणतंत्रता दिवस कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। यह हमारा एक राष्ट्र पर्व है जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे आज के वक्ताओं का, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मैं अब सभी सदस्यों का धन्यवाद कहना चाहूंगी जो हमारे साथ YouTube या फिर किसी अन्य माध्यम से जुड़े हैं। अपनी पूरी स्टडी विद GI टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं इस चर्चा का हिस्सा बन सकूं। अब कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है और एक जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश के हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा हम इसकी पहचान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। धन्यवाद।